पहले हम लोग सिमी सुनते थे, अब पीएफआई सुनते हैं। आज फाइनल एक स्ट्राइक 15 राज्यों में एनआईए ने की है। क्या इनपुट, क्या फीडबैक आपको अब तक मिला है? जानकारी ये आ रही है कि 106 के करीब नेताओं को पीएफआई के अरेस्ट किया गया है और ये छापामारी बहुत लंबी चली। हम सुनते हैं कि टेरर फंडिंग मतलब जो आतंक को बढ़ावा देने के लिए धन की व्यवस्था, ट्रेनिंग और जो संगठन बनाने का काम जो कभी सिमी करती थी वो पीएफआई अब करने लगी है। इस तरह की गतिविधियां 2006 में इसके निर्माण के बाद से तमाम बार चर्चा में आई और माना गया कि जब से बाबरी मस्जिद गिरी उसके बाद से ये आक्रोश में ये संगठन गठित किया गया था। लेकिन वो इसको एक पब्लिक का आंदोलन बताते हैं, लोगों को न्याय दिलाने वाला एक संगठन बताते हैं, सुरक्षा देने वाला एक संगठन बताते हैं। ये अलग बात है कि विचारधारा में अंतर हो सकता है। ये भी विचारधारा के लिए कि ये मुस्लिम राष्ट्र बन जाए, इस दिशा में भी इन पर काम करने का आरोप है। तो भारत जैसे राज्य में जहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की बात है, सेक्युलर स्टेट है। अच्छा, पीएफआई का नाम बेगूसराय में भी एक गोलीकांड हुआ, उसमें जोड़ा गया। कर्नाटक में एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई थी, वहाँ भी जुड़ा और तमाम सारे ऐसे जगह पर नाम आया। बात तब खाली बिगड़ जाती है जब इस तरह के संगठन में सिर्फ एक धर्म विशेष के लोग आते हैं और दूसरे राजनीतिक दल उसको दूसरे रूप में भुनाते हैं। तो बस वहीं पर यह मामला इस देश में हिंदू और मुस्लिम में तब्दील हो जाता है। समस्या यह है कि हम आतंकवाद के हर आदमी विरोध करता है। आतंकवाद समाज विरोधी काम है। जब से मोदी की सरकार आई देश में, उसने आतंकवाद पर काफ़ी हद तक कंट्रोल किया और जो गतिविधियां चल रही थी टेरर से संबंधित, उन पर भी काफ़ी लगाम लगाई, दंगे रोकने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ने भी उसी दिशा में काम किया। ये सफलता जब रहेगी तभी अमन चैन रहेगा, निर्दोष लोग बेमौत नहीं मारे जाएंगे। आज आतंक पर जो प्रहार हो रहा है वो इस देश में हिंदू मुस्लिम सबको मिलकर इसका समर्थन करना है, क्योंकि जब बम दगता है बाजार में तो वो न हिंदू देखता है न मुसलमान देखता है। ये तो इस देश में ब्रजेश जी जब आज़ादी मिली थी, उस आज़ादी को खाली इसलिए बर्बाद कर दिया जाए कि हम एक धर्म को मानते हैं, कोई दूसरे धर्म को मानता है और उससे हमारी भावनाएं हाथ हो गई। ये सोच कभी थी नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने इसका लाभ लेने के लिए नफरत की ऐसी स्थितियां पैदा कर दी कि अब वो खाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सिमी के नाम सुन के हम लोग डर जाते थे बचपन में, अब वो ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन पीएफआई का नाम उत्तर प्रदेश की कई घटनाओं में जुड़ा है, चाहे कानपुर में दंगा हो, हाथरस का मामला हो, कई और जगहों पर बड़े बड़े नाम आए और उत्तर प्रदेश में उनसे सख्ती से निपटा गया। एक चीज जो और रही, जो योगी को खास बनाती है, उनका बुलडोजर। जहां मामला उठा वहां बुलडोजर ने तोड़ ताड़ के बराबर किया। आतंकवाद को जड़ से कुचलने का यही एक सरल तरीका है और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल तब आता है कि जब चुनाव नज़दीक हो, कहीं जब नगीचे चुनाव आवत है तो भात मांगो तो पुलाव आवत है। अब चुनाव नगीचे आए, अब यहाँ पीएफआई कूद पड़ा, यहाँ आतंकवाद आ गया, यहाँ मदरसा आ गया। अब यहाँ पर वोट का मामला सॉलिड हो गया, सब अपना उल्लू सीधा करो। देखिए, नोटबंदी हुई थी ना कि आतंक की कमर तोड़ दो, कमर टूट जाए, लेकिन इसकी कमर फिर मजबूत हो गई। कैसे? क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी है, हमारे देश में भुखमरी है, हमारे सामने बड़ी चुनौतियां हैं। कोरोना काल गुजरा, लोगों के पास खाने पीने का संकट आया, उसको इन्हीं संगठनों ने उसका फ़ायदा उठाया। ऐसे ही लोग तो फ़ायदा उठाते हैं और उसकी वजह से देश में ये चीज़ें आती। हिंदू मुसलमान के बीच उतना विरोध नहीं है जितना राजनीति में दिखता है।
और ख़ास तौर से तहजीब की नगरी में, राजधानी लखनऊ में भी। यूपी में भी एक गिरफ्तारी हुई है पीएफआई के मामले में, कोई एक वसीम अहमद करके उनकी अरेस्टिंग हुई है। हाँ, उनकी गिरफ्तारी की गई है और इसको एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि वो टेजरार थे, मतलब कोष का व्यवस्था करने वाले लोग थे। देखिए, यूपी पुलिस ने किस प्रकार के इनपुट्स उपलब्ध कराया और उनका क्या रोल था इस पूरे ऑपरेशन में, या फिर यूपी पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया गया? नहीं, यूपी पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस ऑपरेशन में, और डीजीपी मुख्यालय खास तौर से इस पूरे ऑपरेशन में रहा। यही वजह है कि लखनऊ से एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है और अभी और गिरफ्तारियां होंगी, ये चल रहा है कार्यक्रम। तो बिना पुलिस के, उत्तर प्रदेश के सहयोग के संभव नहीं था। इसमें पुलिस ने गोपनीय ऑपरेशन चलाया, वो लगी रही। बात ब्रजेश जी ये है कि इस कार्रवाई का तो हिंदू मुस्लिम दोनों समर्थन करते हैं। आज मोहन भागवत जी गए भी थे, मौलानाओं से मिले, मस्जिद गए। हमारा कोई धर्म आपस में किसी को बैर तो सिखाता नहीं है। राजनीति, भूख, धर्म के ठेकेदार, बेरोजगारी, ये सब ऐसी जड़ी बूटियां जो सुंघा दो और 2024 का अपना वोट मामला बना लो, वही चल रहा है। आप ये देखिए कि केरल के मुख्यमंत्री और गवर्नर ने रात में एक साथ भोजन किया और उनके बयान पर दिन भर लोग लड़ते रहे। ये विचित्रता है हमारे समाज की। लेकिन देश सबसे बड़ा है और देश को हरदम रहना चाहिए, चमकते रहना चाहिए। हरिओम पवार साहब की चंद लाइनें सुनाऊंगा आपको जी, कि हम प्रतिबंधों को सह लेंगे, हम झोपड़ियों में रह लेंगे, हम भारतीय तन मन धन से आंसू पीड़ा को सह लेंगे, लेकिन भारत स्वाधीन रहे, हम भूख प्यास सब बांटेंगे, आज़ादी नहीं रोके रहेगी तो क्या वैभव को हम चाटेंगे। हमने विस्फोट किए जिससे कल दिल्ली ना लाचार रहे, वो ईंटों का उत्तर पत्थर से देने को तैयार रहे, और जिससे भारत में पैदा होने का हमको भी अभिमान रहे, और जब तक दुनिया में सूरज है तब तक हिंदुस्तान रहे। बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मतीन खान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ और आप ये स्पष्ट भी करिए कि देखिए, ये देश सबका है, हमारा भी है, आपका